योगी जी, मेरी बात आप तक पहुंचे। हमारा यूपी में आपसे कोई विरोध नहीं है। हम दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री, आप लोग तो अपने कमरों में बैठे हुए थे। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूं, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब जो है अपनी एक बात कहना चाहती हैं, जो मोदी जी की बहुत ही बड़ी समर्थक थी। ठीक है जी, आपकी पुलिस बहुत ही ज्यादा हम पर अत्याचार कर रही है। अब हम नीचे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में मैं आपको गाली देने लगूंगा, फिर पुलिस वालों को मेरे पर डंडा बजाना पड़ेगा। फिर पूरा जूना अखाड़ा और पूरा निरंजनी अखाड़ा गाजियाबाद में आपको यही मिलेगा। जरा रहम करिए। और मैं आपके अधिकारियों को इतना समझा रहा हूं, अपनी गाड़ी में ले जाएं। मुझे तो जाना ही नहीं है, मैं तो केवल अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ हूं। मुझे इन बातों का बिल्कुल सुन नहीं रहा। मेरी तो कथा चल रही थी, कथा छोड़ के बैठा हूं यहाँ पे। तो मैं तो या तो जेल भेजो या इन्हें जाने दो, ये जाए आगे, मैं छूटूं। अगर ज्यादा देर ये ड्रामा हुआ तो मुझे पता है कि पुलिस हमारे साथ क्या कर सकती है। पर आप भी समझ लो, मैं सच्चा साधु हूं योगी जी। बात हर स्थिति तक बढ़ेगी। आज बहुत दिनों के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने 8 किलोमीटर पैदल चलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत ऋणी हूं आपका, और आप ही का समर्थक हूं। मेरे से बड़ा समर्थक आपका नहीं है। लेकिन अगर ये पुलिस वाले यही करते रहे, थोड़ी देर में पूरी दुनिया देखेगी कि नरसिंह आनंद ने आज फिर गाली दी योगी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनिल जी, मेरे फोन से दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो जिस विषय पे बन रहा है वो काफ़ी संवेदनशील है। एक व्यक्ति जो अपने आप को बाबा कहता है, वो सरेआम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है कि वो नरेंद्र मोदी के मुंह पे थूकना भी नहीं पसंद करता है। दोस्तों, एक देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से एक गैर सामाजिक तत्व ने ये अभद्र और गंदी टिप्पणी की है, उससे तो पूरे देश की और संविधान की सीधे सीधे अवमानना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को टारगेट करते हुए एक गैर सामाजिक तत्व किस तरीके से ये कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करता हूँ। दोस्तों, ये बात गाजियाबाद के एक मंदिर में के महंत ने एक सार्वजनिक सभा में कहा, लोगों के बीच में ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता हूं। और ऐसे में जबकि वहां पर काफ़ी संख्या में लोग उनके समर्थक बैठे हुए थे, वो योगी को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि योगी जी, आपकी सरकार से तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप सच जान लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करता हूं। बस आप ऐसा करिए कि हिंदुओं का उत्पीड़न करवाना बंद कर दीजिए। आपकी पुलिस जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न कर रही है वो हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं, और हम हिंदूवादी लोग हैं और आपकी सरकार को हमारा पूरा समर्थक है। जिस तरीके से योगी को संबोधित करते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं यति नरसिंहानंद, जो कि अपने आप को स्वयंभू बाबा कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, वो ऐसे अभद्र टिप्पणी भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में करते हैं। दिलचस्प बात यह है, वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी और लोगों ने इस बात पे कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ना तो स्थानीय पुलिस ने उन पर कोई एक्शन लिया और ना ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य ने भी इस मामले में इस तथाकथित बाबा के खिलाफ में कोई एक्शन लिया। दिलचस्प बात है कि इस बाबा पर आधा दर्जन से ज़्यादा गंभीर धाराओं में मामले चल रहे हैं, जमानत पे बाहर है। इसके बावजूद ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्द कह रहा, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस व्यक्ति की तुरंत सरकार अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ में मामले दर्ज किए जाएं और इसको जेल भेजा जाए। वे सभी हर तरह से कालीचरण महाराज का सहयोग करें,
उनका साहस बढ़ाएं, और यदि उनके सम्मान के लिए मरना और मिटना भी पड़ा तो हम उनके सम्मान के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन कालीचरण महाराज को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमारे मन की बात कही है, हम उनके साथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए गुरु काशनी घाट हरिद्वार से मैं नरसिंहानंद गिरी, मेरे साथ है स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी ललितानंद जी, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर शिवानंद आचार्य जी, बलराम मुनि जी, अधीर कौशिक जी हमारे स्वामी जी साथ हैं, और हमारे आत्मानंद भारती जी महाराज। हम लोग जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से, उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो रायपुर में है, बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक काम किया उन्होंने, और हम कहना चाहते हैं, हमने तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम की गंदगी के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, मां और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे। गांधी के बारे में कालीचरण जी महाराज ने जो कहा, हम 100% उससे सहमत हैं और हर परिस्थितियों में कालीचरण जी महाराज के साथ हैं। बहुत हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन यदि उनकी जमानत में देरी की गई तो हम सारे लोग स्वयं जाकर, चाहे हमें अपने निर्धारित कार्यक्रम आगे के लिए टालने पड़े, लेकिन हम सारे के सारे लोग स्वयं जाकर कालीचरण जी महाराज के लिए संघर्ष करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आमरण अनशन करेंगे। यदि उनकी जमानत में देर की गई तो मैं सभी संतों से कहना चाहता हूं, मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूं, सभी सनातन के मानने वालों से कहना चाहता हूं, कालीचरण जी महाराज का साथ दीजिए। एक तरफ एक तथाकथित बाबा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ऐसी अभद्र और विवादित टिप्पणी करता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से ऐसे लोगों को टारगेट करने में लगे हैं जो सीधे सवाल सरकार से तीखे सवाल करते हैं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, उनकी जो उनसे तो सवाल बनता है। यहाँ जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा, कोहराम मच गया, जिसमें कि 28 ऐसे लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। तो सवाल तो उठेंगे कि सरकारें आखिर करती क्या हैं। पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और वो इस बात को कहने से नहीं बाज आते कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, वहाँ अमन चैन की बंसी बज रही है। तो अचानक ये आतंकी हमला कैसे हो जाता है? सुरक्षा में चूक तो हुई है और इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। यही बात नेहा सिंह राठौर, जो कि एक लोक गायिका हैं भोजपुरी की, और अपने भोजपुरी गीतों को लेकर जिस तरीके से वो समाज के सरोकारों का जन सरोकारों की बात अपने लोकगीतों में करती हैं, सरकार से सवाल करती हैं, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर और भी मूलभूत समस्याओं को लेकर वो सरकार को घेरने का काम करती हैं। उनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता है। एक और पॉलिटिकल सटायर हैं डॉक्टर मेडूसा, उनके खिलाफ में भी सरकार ने मुकदमा कायम कराया, वो भी गंभीर धाराओं में, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है कि क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ में पुलिसिया कार्रवाई करेगी, पुलिस के केस दर्ज करवाएंगे कि जो सरकार से सीधा और तीखा सवाल करते हैं, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आप सत्ता में हैं तो सवाल तो सत्ता से ही किया जाएगा, ना कि विपक्ष से। और ऐसे में सरकार ने सिर्फ अपने मन की बात करनी है, जनता के मन की बात को नकारते हुए वो अपने शासन द्वारा अपने को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। बस एक ही बात है कि देश सुरक्षित हाथों में है। ऐसा देश कैसे सुरक्षित महसूस किया जाए जब जम्मू कश्मीर में आए दिन
लोगों को छांट छांट कर उनकी जात बूझकर हत्या कर दी जाती है, तब ये सरकार चुप क्यों हो जाती है? इस बात को लेकर जब कोई भी लेखक, पत्रकार या साहित्यकार सवाल उठाता है तो ये सरकार उनके ऊपर, उन पे गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन जो सरेआम प्रधानमंत्री मोदी को गालियां बक रहा है, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से अभी तक कोई भी कार्रवाई करने के मूड में सरकार दिख नहीं रही है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। कहाँ है मेरा झोला? है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहाँ है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ऐसे यूट्यूबर और पत्रकारों को अपना निशाना बना रही है जो कि सरकार से सीधे और तीखे सवाल करते हैं, जैसे कि गिरजेश व्यास जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके यूट्यूब नॉकिंग न्यूज़ पर पहले सरकार का हमला होता है, उनके यूट्यूब को बंद कर दिया जाता है। और इससे पहले आर्टिकल 15 को लेकर भी जिस तरीके से सरकार ने इसलिए उसको बंद करवाया क्योंकि वो सरकार की नीतियों के आलोचना करते थे, यानी कि जो पत्रकार उसको चला रहे थे उनके ऊपर भी पुलिसिया दमन चला।
और उसके बाद ताज़ा मामला 4 PM का है। ये साफ दिख रहा है कि जो भी सवाल करेगा केंद्र की सत्ता और पुलिस मिलकर उनका उत्पीड़न करेंगे, उनके चैनल को बंद करा दिया जाएगा और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर सरकार ने निगाहें बना रखी हैं, जो कि सरकार की आलोचना, तीखी आलोचना करते हुए उनसे गंभीर सवाल करते हैं।